आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट की दुनिया में उतर रहे हैं जो हमारी जिंदगी के हर हिस्से को छूता है, लेकिन जिसके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं। लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे पास जो स्रोत है वो इस सब्जेक्ट की पहचान को लेकर चल रही एक सदी पुरानी जासूसी कहानी की तरह है। हमारा मिशन है इस पहेली को सुलझाना। आखिर ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, और इसे डिफाइन करना इतना मुश्किल क्यों है? और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। स्रोत बताते हैं कि जैसे जैसे समाज और सरकार की भूमिका बदलती है, वैसे वैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का चेहरा भी बदल जाता है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलना शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ सरकारी दफ्तरों या लाल फीताशाही की कहानी नहीं है। ये उन आइडियाज और प्रिंसिपल्स का एक पूरा ताना बाना है जो तय करते हैं कि सरकार को हमारी जिंदगी में कितना, कहां और कैसे दखल देना चाहिए। स्रोत की शुरुआत ही एक बहुत बुनियादी लेकिन गहरे सवाल से होती है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दो चेहरे हैं, एक जो हमें दिखता है और दूसरा जो किताबों में पढ़ा जाता है। ये क्या है? हाँ, ये इसका ड्यूल नेचर है और मतलब यहीं से सारी उलझन शुरू होती है। अच्छा। पहला चेहरा है एक एक्टिविटी के तौर पर। इसे आप गवर्नमेंट इन एक्शन कह सकते हैं। आपके घर के बाहर जो सड़क बन रही है, जो पुलिस वाला ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है, जो सरकारी अस्पताल में इलाज हो रहा है, ये सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रैक्टिकल जमीनी चेहरा है। ओके, ये तो समझ आता है। ये तो वो हिस्सा है जिससे हमारा पाला पड़ता है। तो फिर दूसरा चेहरा कौन सा है? दूसरा चेहरा है एक डिसिप्लिन या एक अकादमिक विषय के रूप में। ये उस सरकारी काम का सिस्टमैटिक स्टडी है। इसमें थ्योरीज, फिलॉसफी और एनालिसिस शामिल हैं। ये सिर्फ ये नहीं देखता कि क्या हो रहा है, बल्कि ये सवाल पूछता है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्या इसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। और यहीं पर आकर परिभाषा को लेकर बहसें शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। अगर हम इसके नाम को ही तोड़कर देखें, लोक यानी पब्लिक और प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो काफी सीधा लगता है। देखने में सीधा है, पर शब्द गहरे हैं। पब्लिक का मतलब है वो सब कुछ जो प्राइवेट नहीं है, यानी जिसका संबंध सरकार या राज्य से है। और एडमिनिस्ट्रेशन शब्द लैटिन के एड और मिनिस्ट्रारी से बना है, जिसका मतलब है सेवा करना या लोगों की देखभाल करना। तो इसका मतलब हुआ सरकार के द्वारा लोगों की सेवा करना। ये तो बहुत सरल और आदर्शवादी लगता है, लेकिन मुझे लगता है कहानी इतनी सीधी नहीं है। नहीं है। आपने ड्वाइट वोल्डो का जिक्र किया था। कौन है ये? ऐसा लगता है कि इस कहानी में ये एक अहम किरदार है। आप बिल्कुल सही हैं। ड्वाइट वॉल्डो आधुनिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सबसे बड़े नामों में से एक हैं। वो एक तरह से सब्जेक्ट के दार्शनिक थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि क्योंकि दुनिया, समाज और सरकार की चुनौतियां लगातार बदल रही हैं, कभी युद्ध, कभी आर्थिक मंदी, कभी टेक्नोलॉजी, इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की परिभाषा भी हमेशा विकसित होती रहती है। ये कोई डेड सब्जेक्ट नहीं है, ये एक लिविंग, ब्रीदिंग चीज है। ओके, तो यही से असली ड्रामा शुरू होता है। स्रोत कहते हैं कि इसकी कोई एक यूनानिमस डेफिनेशन नहीं है, और यहीं से दो खेमे बन जाते हैं, एक संकीर्ण सोच वाले और दूसरे व्यापक सोच वाले। बिल्कुल। ये इस सब्जेक्ट का सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल बैटल है। एक तरफ है नैरो व्यू। नैरो व्यू मतलब इसके समर्थक मानते थे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ सरकार की एग्जीक्यूटिव ब्रांच का काम है, यानी वो मशीनरी जो संसद या विधानसभा के बनाए कानूनों को जमीन पर लागू करती है। मंत्री, सचिव, डीएम, पुलिस, ये सब। एक मिनट, लेकिन ये तो बहुत मैकेनिकल लगता है। मतलब जो कानून बन गया उसे बस लागू कर दो, अपना दिमाग मत लगाओ। ये तो असल दुनिया में काम नहीं कर सकता। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसी वजह से दूसरे खेमे का जन्म हुआ, ब्रॉड व्यू। वुड्रो विल्सन जैसे विद्वानों ने कहा कि यह परिभाषा बहुत अधूरी है। सरकार कोई मशीन नहीं है जिसके तीन हिस्से, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, अलग अलग काम करें। वो सब आपस में जुड़े हैं? हाँ, बिल्कुल। एक जज का फैसला भी प्रशासन को प्रभावित करता है, और एक कानून बनाने वाले सांसद का भाषण भी। तो प्रशासन इन तीनों का मिलाजुला काम है। लेकिन फिर एक तीसरा ग्रुप भी आया जिसने कहा कि आप दोनों ही गलत हो। स्रोत में पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट का जिक्र है। ये क्या था? हाँ, और यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। रॉबर्ट डाल और ईस्टन जैसे विचारकों ने कहा कि आप लोग बस सरकार की मशीनरी में उलझे हुए हैं, असली चीज को तो देख ही नहीं रहे हैं। उन्होंने एक बहुत पावरफुल आइडिया दिया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है मूल्यों का आधिकारिक आवंटन। मूल्यों का आधिकारिक आवंटन, ये सुनने में बहुत भारी लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सरकार ये तय करती है कि समाज में किसे क्या मिलेगा। सोचिए,
सरकार के पास टैक्स से आया पैसा एक केक की तरह है। अब ये केक किसे मिलेगा? क्या इसका बड़ा हिस्सा किसानों की सब्सिडी में जाएगा, या शहर में मेट्रो बनाने में, या फिर रक्षा बजट में? ये फैसला ही मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। अच्छा, तो ये सिर्फ काम करना नहीं बल्कि प्राथमिकताएं तय करना है। बिल्कुल। और उन्होंने एक और बड़ी बात कही कि ये काम सिर्फ सरकार नहीं करती, मतलब? इसमें एनजीओज या प्राइवेट कंपनीज भी शामिल हैं। हाँ, और यहाँ तक कि राज्य के खिलाफ काम करने वाले तत्व जैसे विद्रोही या आतंकवादी संगठन, उनसे निपटना भी प्रशासन का ही हिस्सा है। वो भी तो समाज के वैल्यूज को चुनौती दे रहे हैं। वाह, तो इस एक विचार ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कैनवस को बहुत बड़ा कर दिया। हाँ, तो परिभाषा की लड़ाई और भी गहरी होती गई। स्रोत में कुछ और नजरियों का भी जिक्र है, जैसे लीगलिस्टिक व्यू। हाँ, शुरुआती दिनों में एक बहुत सीधी सादी सोच थी, जिसे कुछ लोग कानूनी नजरिया या लीगलिस्टिक व्यू कहते हैं। उनका मानना था कि प्रशासक का काम एक मशीन जैसा है। संसद जो कानून बनाए उसे बस शब्द ब शब्द लागू कर दो, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन इसकी आलोचना क्यों हुई? ये तो बड़ा सीधा साधा सिस्टम लगता है। इसकी आलोचना इसलिए हुई क्योंकि ये असलियत से बहुत दूर है। एक डीएम को जिले में दंगा कंट्रोल करना है, तो वो सिर्फ कानून की किताब नहीं पढ़ सकता। सही बात है। उसे मौके पर विवेक यानी डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करना पड़ता है, लोगों से बात करनी पड़ती है। ये नजरिया पॉलिसी मेकिंग में प्रशासकों के रोल को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। और वेलफेयर व्यू या कल्याणकारी दृष्टिकोण के बारे में क्या? ये तो नाम से काफी पॉजिटिव लगता है। हाँ, ये कहता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ वही काम है जिससे लोगों का कल्याण हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा। लेकिन आलोचक पूछते हैं कि फिर टैक्स वसूलना, जासूसी करना या कानून व्यवस्था के लिए सख्ती करना, क्या ये प्रशासन नहीं है? ये काम सीधे तौर पर कल्याण नहीं करते, लेकिन सरकार के लिए जरूरी हैं, तो ये परिभाषा भी अधूरी रह जाती है। ओके, अगला वाला तो किसी जासूसी फिल्म के सीक्रेट कोड जैसा लगता है। POSDCORB, ये क्या चीज है? हाँ, ये क्लासिक है। गुल्लिक और उर्विक ने इसे पॉपुलर बनाया। ये एक तरह से मैनेजमेंट का यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल बनाने जैसा था। उनका मानना था कि हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, उसे चलाने के लिए बस 7 काम करने होते हैं। और वो 7 काम क्या है? ये हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। अच्छा, POSDCORB। हाँ, उनका दावा था कि अगर आपको ये 7 तकनीकें आती हैं तो आप एक अस्पताल भी चला सकते हैं और एक स्टील फैक्ट्री भी। तो ये POSDCORB एक तरह से मैनेजमेंट का यूनिवर्सल फॉर्मूला था, लेकिन असल जिंदगी इतनी सीधी नहीं होती है ना? बिल्कुल नहीं। स्रोत बताता है कि जल्दी लोगों को एहसास हुआ कि ये फॉर्मूला हर जगह फिट नहीं होता, और यहीं से एक नई सोच ने जन्म लिया, विषय वस्तु का दृष्टिकोण। एग्जैक्टली। इस सब्जेक्ट मैटर व्यू ने POSDCORB को सीधी चुनौती दी। इसका तर्क था कि सिर्फ तकनीकें जानना काफी नहीं है, आपको उस विषय की गहरी समझ होनी चाहिए जिसका आप प्रशासन कर रहे हैं। स्रोत में एक बेहतरीन उदाहरण है। एक जासूसी एजेंसी जैसे रॉ का मैनेजमेंट और एक ग्रामीण विकास एजेंसी का मैनेजमेंट एक ही तरीके से नहीं हो सकता। कैसे? तकनीकें तो वही लग सकती है ना, प्लानिंग, बजटिंग, रिपोर्टिंग। सोचिए, ग्रामीण विकास में आपको ऑडिटिंग, पारदर्शिता और लोगों की भागीदारी चाहिए। आपकी रिपोर्टिंग पब्लिक होगी, लेकिन एक खुफिया मिशन में आप ये सब नहीं कर सकते। सही बात है, वहां तो गोपनीयता सबसे जरूरी है। बिल्कुल। विषय का ज्ञान यानी सब्जेक्ट मैटर नॉलेज मैनेजमेंट की तकनीकों से ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसका मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं, बल्कि मास्टर ऑफ सम होना चाहिए। ये तो इसे एक मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड बना देता है ना? बिल्कुल। स्रोत में इसके लिए पॉलीग्लॉट शब्द का इस्तेमाल हुआ है, यानी बहुभाषी। एक अच्छा प्रशासक वो है जिसे मैनेजमेंट भी आता हो और अपने क्षेत्र की गहरी समझ भी हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, विदेश नीति हो या अर्थव्यवस्था। और एक और दृष्टिकोण है मार्केट व्यू, जो आज के जमाने में काफी रेलेवेंट लगता है। हाँ, ये बहुत ही प्रैक्टिकल नजरिया है। ये कहता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उन सभी गतिविधियों का नाम है जिनका खर्च टैक्स पेयर्स के पैसे से होता है। अच्छा, ये परिभाषा सीधे सीधे सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाती है, और ये इस बात को भी रेखांकित करती है कि अब सरकार सब कुछ करने वाली अकेली संस्था नहीं रही। मतलब सरकार अब शो की अकेली स्टार नहीं है। ये अब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब PPP मॉडल देखते हैं। सरकार, निजी क्षेत्र और NGOs के साथ मिलकर काम करती है। दिल्ली की मेट्रो इसका अच्छा उदाहरण है। तो सरकार अब अकेले एक्टर नहीं है, बल्कि कई एक्टर्स में से एक हैं जो मिलकर गवर्नेंस का मंच संभालते हैं। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है।
तो अगर इसकी परिभाषा को लेकर ही इतना मतभेद है तो ये कल्पना करना मुश्किल नहीं कि इसकी सीमाओं यानी इसके दायरे को लेकर कितना घमासान मचा होगा। कहाँ से लोक प्रशासन शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है। ड्वाइट वॉल्डो यहाँ फिर से आते हैं और इस बार एक चेतावनी के साथ। हाँ, वॉल्डो ने मजाक में कहा था कि अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक लाइन में डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो आपका मेंटल पैरालिसिस हो जाएगा, यानी दिमाग काम करना बंद कर देगा। क्योंकि जब परिभाषा ही बहती नदी की तरह है तो उसका दायरा या किनारे कैसे तय हो सकते हैं। स्रोत में इसके दायरे को लेकर भी दो तरह की सोच का जिक्र है, मैनेजरियल और इंटीग्रल व्यू। ये क्या है? ये इस सवाल का जवाब देने की कोशिश है कि प्रशासन में कौन कौन शामिल है। मैनेजरियल व्यू कहता है कि प्रशासन का काम सिर्फ टॉप लेवल के लोग करते हैं, वो जो प्लानिंग, डायरेक्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, जैसे सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट हेड। हाँ बिल्कुल। और इंटीग्रल व्यू? इंटीग्रल व्यू कहता है कि संगठन में चपरासी से लेकर सचिव तक हर कोई प्रशासन का हिस्सा है। एक क्लर्क जो फाइल आगे बढ़ाता है और एक सचिव जो नीति बनाता है, दोनों उस बड़ी मशीनरी के जरूरी पुर्जे हैं। अगर क्लर्क फाइल दबाकर बैठ जाए तो बड़े से बड़े सचिव की नीति भी कागज पर ही रह जाएगी। ये सुनने में तो बहुत लोकतांत्रिक लगता है, लेकिन क्या ये व्यवहारिक है? क्या हम सच में एक फाइल आगे बढ़ाने वाले क्लर्क और नीति बनाने वाले सचिव के काम को एक ही तराजू में तौल सकते हैं? इससे तो पूरी जिम्मेदारी ही धुंधली हो जाएगी। ये इसकी सबसे बड़ी आलोचना है, लेकिन ये इस बात पर जोर देता है कि काम का एग्जीक्यूशन हर लेवल पर महत्वपूर्ण है। खैर, जब पीओएसडी कॉर्ब वाला नजरिया कमजोर पड़ा और सब्जेक्ट मैटर व्यू हावी हुआ तो इसका दायरा पर बहुत बड़ा असर पड़ा। क्या असर पड़ा? दायरा इतना बढ़ गया कि आलोचकों ने कहा कि इसमें सूरज के नीचे सब कुछ शामिल हो गया है। जब आप कहने लगते हैं कि प्रशासन के लिए समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, कानून सब कुछ जरूरी है, तो सवाल उठता है कि फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी अलग पहचान क्या है? बिल्कुल। तो क्या इससे एक आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा हो गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बस दूसरे सब्जेक्ट से उधार लेकर बनाए खिचड़ी विषय है? हाँ, यही पहचान का संकट था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने टीनेज फेज से गुजरा था, पूछ रहा था मैं कौन हूं। लेकिन वॉल्डो जैसे विचारकों ने इसका बचाव किया। उन्होंने कहा कि इसकी ये पॉलीग्लॉट या बहुविषयक प्रकृति ही इसकी कमजोरी नहीं, बल्कि इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और इसका कोर, इसका दिल हमेशा एक ही रहेगा, गवर्नमेंट इन एक्शन। स्रोतकांत कुछ आज के विचारों के साथ होता है, जिसमें रिडले का नजरिया काफी अनोखा है। हाँ, रिडले ने एक बहुत ही दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि इसका दायरा इस बात से तय होता है कि इसमें कौन शामिल हैं, और 3 समूह मिलकर इसका दायरा तय करते हैं। कौन है ये 3 समूह? पहले एकेडमिक्स, जो इस पर रिसर्च करते हैं। दूसरे प्रैक्टिशनर्स, यानी वो सिविल सेवक जो इसे जमीन पर लागू करते हैं। और तीसरे सिटीजन्स, जो अब पहले से ज्यादा जागरूक हैं और सरकार से अच्छी सेवाओं की मांग करते हैं। इन तीनों के बीच की खींचतान ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे को लगातार बनाती और बदलती रहती है। तो इस पूरी कहानी, इन सभी दृष्टिकोणों और बहसों से गुजरने के बाद हम आज कहाँ खड़े हैं? सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? स्रोत ये निष्कर्ष निकालता है कि आज हम एक दिलचस्प विरोधाभास में जी रहे हैं। एक तरफ सरकार का दखल हमारी जिंदगी में बड़ा है, बिग गवर्नमेंट, जिससे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दायरा बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन साथ ही न्यू लिबरलिज्म जैसी विचारधारा मिनिमल स्टेट, यानी कम से कम सरकार की वकालत कर रही है। तो मतलब इसकी पहचान को लेकर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है? बिल्कुल नहीं, ये बहस हमेशा चलती रहेगी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोई म्यूजियम में रखी चीज नहीं है, ये एक जिंदा सांस लेता हुआ विषय है जो समाज के साथ साथ खुद को बदलता रहता है। और यही इसे इतना फैसिनेटिंग बनाता है। और अंत में सुनने वालों के लिए एक विचार। स्रोतों ने हमें बताया कि विद्वान और नौकरशाह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे देखते हैं, पर एक नागरिक के तौर पर हमारा अनुभव क्या है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। जब हम पासपोर्ट बनवाने जाते हैं, ट्रैफिक पुलिस से बात करते हैं या किसी सरकारी योजना का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे लिए प्रशासन का क्या मतलब होता है? क्या वो कल्याणकारी है, कानूनी है, या बस एक जटिल भूल भुलैया? शायद इस विषय की असली परिभाषा हमारे रोजमर्रा के अनुभवों में ही छिपी है।